नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। घोसी और बागेश्वर उपचुनाव का रण खत्म। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। घोसी में शाम 5 बजे तक 49.42% मतदान जो है वो हुआ है। बागेश्वर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी मतदान जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन 45.50% वोटिंग यहां पर हुई है। तो अब यहां पर जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। किसकी जीत किसकी हार ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से मुकाबला हुआ वो टक्कर का बताया जा रहा है। जहां अगर बागेश्वर की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर मुकाबला, तो वहीं घोसी का जो उपचुनाव है ये सपा और बीजेपी के बीच में रहा है। अब यहां पर सपा और बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके के दावे किए गए हैं कि उनकी जीत होगी, लेकिन किसकी जीत होगी ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। और इसका खुलासा भी 8 तारीख को होगा, यानी कि 8 सितंबर जब वोटों की गिनती होगी तो ये पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 की दिशा और दशा ये तय करने वाला जरूर होगा। तो घोसी में शाम 5 बजे तक 49.42% मतदान हुआ है। बागेश्वर की बात की जाए तो 45.50% यहां मतदान हुआ। और अब यहां पर देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि किसकी जीत होती है, क्योंकि एक तरफ अगर घोसी उपचुनाव की बात की जाए तो सुधाकर सिंह जो कि सपा की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं मैदान में, तो वहीं बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से सपा और बीजेपी दोनों की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया, जहां सपा की तरफ से खुद अखिलेश यादव मैदान पर उतरे थे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दारा सिंह चौहान के पक्ष में खूब वोट मांगे। हालांकि अब यहां पर 8 तारीख का इंतजार करना होगा। 8 सितंबर को नतीजे जो है वो सबके सामने होंगे। तो उपचुनाव का रण खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 8 सितंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। अगर घोसी की बात की जाए तो शाम 5 बजे तक 49.42% यहां मतदान हुआ। बागेश्वर की बात की जाए तो बागेश्वर में करीब 45.50% वोटिंग हुई, यानी कि करीब 50% वोटिंग यहां पर देखने को जरूर मिली है। मतदान कम हुआ है, लेकिन अब यहां पर किसकी जीत होती है ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अगर बात की जाए घोसी उपचुनाव की तो यहां पर दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद बीजेपी में वो शामिल हुए, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर वो उतरे। और इसी बीच ओपी राजभर की साख भी इस दौरान दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जहां बीजेपी की तरफ से ओपी राजभर लगातार एक्टिव मोड पर नजर आए थे, और वहीं अगर दूसरी तरफ एसपी की बात की जाए तो वहां शिवपाल यादव की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पूरी तरीके से मैनपुरी का मॉडल लेकर शिवपाल यादव आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि अब किसकी जीत होगी ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन उपचुनाव का रण अब खत्म हो चुका है और ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो अब कैद हो चुकी है। 8 सितंबर का सभी को इंतजार रहने वाला है। क्या सितंबर को आखिरकार होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ सपा की तरफ से दावे हैं कि उनकी जीत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी ये दावा है कि उनकी जीत होगी। बागेश्वर की बात की जाए तो बेहद दिलचस्प बागेश्वर में भी ये उपचुनाव है, क्योंकि यहाँ पर पार्वती दास बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरी हुई है, तो बसंत कुमार कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहां से उतरे हैं, लेकिन मुख्य जो मुकाबला है वो इन दोनों के बीच में बताया जा रहा है। और यहां पर भी तमाम तरीके के प्रचार प्रसार किए गए हैं, और कहीं ना कहीं इसको 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो INDIA इंडिया गठबंधन जो हाल फिलहाल में बना है, तो वही दूसरी ओर एनडीए है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये उपचुनाव है, और इसलिए इंडिया का भी ये साख का सवाल है। अब क्या होगा देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो किसकी जीत होगी इसका खुलासा 8 तारीख को होगा। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। वहीं घोसी में शाम 5 बजे तक 49.42%, बागेश्वर में 45.50% वोटिंग, जो कि लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो अब ईवीएम में पूरी तरीके से कैद हो चुकी है। 8 सितंबर को सभी को इंतजार होगा। मनीष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, अब तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चले, क्या लग रहा है जनता का रुझान किस ओर? देखिए, निश्चित तौर से आप लाइव तस्वीरें देख सकते होंगे जिस तरीके से आप सील किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह जो दोनों प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत को अब आप देख सकते हैं सील लिफाफों में बंद किया जा रहा है। ईवीएम है उसकी पैकिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ़ की जा रही है, उसको अब सील बंद किया जा रहा है और इसके बाद ये ईवीएम सेफ जो जोन होता है उसमें रखने के लिए चला जाएगा। तो निश्चित तौर से सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था वो 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजते ही यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। हालांकि 1 से 2 लोग जो लाइन में खड़े थे वो ज़रूर यहाँ पे उनको मत का प्रयोग करने को दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे अब इनको बंद कर दिया गया। तो जिस तरीके से जो पूरी तैयारी की गई थी, जिस तरीके से पूरी मतदान की प्रक्रिया को लाया गया था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि किस तरीके से आप शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की जो बात की जा रही थी उसमें ज़रूर यहाँ पे आपको देखने मिला था जो फोर्सेस डिप्लॉयमेंट थी, जिस तरीके से प्रशासन लगा था। निश्चित तौर से कहीं ना आपको कोई हिंसा की खबर आपको देखने को मिली, ना किसी तरीके से जो पूर्वांचल जिसलिए माना जाता था कि जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं, यहाँ पे रोका जाता है, ऐसी कोई तस्वीरें आपको यहाँ देखने को ज़रूर नहीं मिली थी। और जिस तरह का दावा किया गया था प्रशासन का कि हम साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, वो सुरक्षा के साय में पूरा कराया गया था। अब चुनाव खत्म हो चुका है, करीब अगर हम 5 बजे तक की बात करेंगे तो 49 कुछ % की वोटिंग हुई है, 50% अप्रॉक्सीमेटली, और ये 2 से 3% और बढ़ सकते हैं क्योंकि 3 से 5 बजे का जो फेज़ था वो काफ़ी कम वोटिंग देखने मिली थी। उसके बाद बारिश होने लगी थी, तो बारिश के चलते भी जो वोटिंग थी वो थोड़ी सी लास्ट की जो आस है उसमें ज़रूर कम हुई थी। बहरहाल अभी की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि घोसी से जो घोसी का रण था जो वो ज़रूर थम गया है। मौसम यहाँ का अच्छा हो गया, पर जो चुनावी तपिश है वो यकीन मानिए 8 तारीख तक ऐसी ही बरकरार रहेगी यहाँ पे कि जिस तरीके से पूर्वांचल का जो रण है उसमें जिस तरीके से सपा और बीजेपी लड़ रही है, उसकी जो तपिश है, उसकी जो गर्माहट है वो आपको ज़रूर महसूस होती रहेगी। इस बारिश शायद उस चीज़ को कम ना कर पाए, बट रण यहाँ पे भरपूर हुआ है, भरपूर प्रचार प्रसार किया गया था, दोनों तरफ के दिग्गज मैदान में उतरे थे। और साथ ही साथ न केवल दारा सिंह चौहान बल्कि अगर आप कहेंगे ओपी राजभर का एक ज़रूर यहाँ पे परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ओपी राजभर वर्सेस अखिलेश यादव भी कहा जाता है। ओपी राजभर ने कहा कि ये चुनाव यहाँ पर साफ तौर पर यशपाल और इसके साथ ही जो मुकाबला है वो ओपी राजभर के बीच में भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार एक्टिव मोड पर वो नजर आ रहे थे, प्रचार प्रसार करते वो नजर आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। मामला ग्रेटर नोएडा से है, जहां थाना इकोटेक 1 क्षेत्र का ही पूरा मामला है। यहां कई अलग अलग प्रदेश के माफियाओं को हथियार सप्लाई करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बता दें कि बदमाश ने साल 2017 में कासना पेट्रोल पंप से लूटी लाइसेंसी बंदूक। वहीं पुलिस की कार्रवाई में घायल बदमाश के कब्जे से आधा दर्जन से अधिक हथियार और 1 दर्जन से अधिक कारतूस बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ की, और इस मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, और यहां पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक हथियार और 1 दर्जन से अधिक कारतूस को बरामद किया है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो बदमाश है इसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद अस्पताल में पुलिस की तरफ से भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश ने साल 2017 में कासना पेट्रोल पंप से लूटी थी लाइसेंसी बंदूक, और पुलिस उसी समय से लगातार तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस की कार्रवाई में घायल बदमाश के कब्जे से आधा दर्जन से अधिक हथियार की बरामदगी हुई है। वहीं 1 दर्जन से अधिक कारतूस भी यहां बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है, पूछताछ की जाएगी। इसके साथ और कितने लोग हैं इसकी भी पूछताछ की जाएगी। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारियों से ले लेते हैं। किस तरीके से पुलिस को इनपुट मिले, कैसे मुठभेड़ हुई और फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, पुलिस इकोटेक 1 पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, जहां ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस इकोटेक 1 पुलिस ने जो 2017 से फरार चल रहा था और पेट्रोल पंप पर इसने एक लाइसेंसी बंदूक को लूटा था और लूटने के बाद ही फरार था। इसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में तमाम जो स्टेटों में, डिस्ट्रिक्टों में हथियार सप्लाई करने का ये काम करता था बदमाश, और कहीं ना कहीं पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो बदमाश हथियार सप्लाई करने आ रहा है, और जिसको लेकर घेराबंदी की इकोटेक 1 पुलिस ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। हालांकि इसका और भी आपराधिक इतिहास पुलिस देख रही है, और कहीं ना कहीं
ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी है। और अभी फिलहाल पुलिस को क्या अपडेट मिला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले पेट्रोल पंप से लाइसेंसी बंदूक लेकर ये फरार चल रहा था और तभी से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। कितने मुकदमे दर्ज हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बताया कि आधा दर्जन इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, पंजाब में और दिल्ली में, तमाम स्टेट, हरियाणा में, यूपी में, और कहीं ना कहीं ये हथियार सप्लाई करने का काम करता है और लगातार हथियार सप्लाई करता था। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2017 में पेट्रोल पंप में इसने दिन दहाड़े लाइसेंसी बंदूक लूटी थी। लूटने के बाद ये फरार हो गया था। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही थी, तलाश कर रही थी। वहीं आज अब ये पुलिस बहुत के लिए बड़ी कामयाबी सफलता यहाँ लगी पर पुलिस को हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर है, जहां बिकरू गैंगस्टर मामला कोर्ट ने 30 में से 23 आरोपियों को दोष सिद्ध किया है। 23 आरोपियों पर सिद्ध हुआ गैंगस्टर का आरोप। 23 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 10-10 साल की कारावास की सजा। वहीं 23 आरोपियों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 7 आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने से आरोप मुक्त किए गए। वहीं भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर में तैनात रही। बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 को दबिश देने गई थी पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बिकरू गैंगस्टर का ये पूरा मामला। और इस पूरे मामले को लेकर 30 में से 23 आरोपियों को दोष सिद्ध किया गया है कोर्ट की तरफ से। 23 आरोपियों पर सिद्ध हुआ है गैंगस्टर का आरोप। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि 23 आरोपियों को न्यायालय ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। अमर सिंह भदौरिया गैंगस्टर एक्ट में हूँ। आज माननीय न्यायालय डीजे पंचम कानपुर देहात ने 23 व्यक्तियों को, 23 अभियुक्त गणों को 10-10 वर्ष का कारावास, आश्रम प्रवास एवं 50,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है और 7 अभियुक्त बरी किए गए हैं। इनके बारे में हम लोग जजमेंट की कॉपी प्राप्त कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय का रुख करेंगे, क्या कमी रह गई। तो यहाँ पर आपको बता दें कि साफ तौर पर 30 में से 23 आरोपियों को सजा दी गई है, 10 साल की ये सजा दी गई है और 8 पुलिसकर्मियों की इस घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। तो यहाँ पर कुल 30 आरोपी थे, जिनमें से 23 आरोपियों को दोष सिद्ध किया गया है। वहीं इसके साथ ही इन 23 आरोपियों पर सिद्ध हुआ है गैंगस्टर का आरोप और इसके साथ ही इनको 10-10 साल की सजा का फैसला सुनाया गया है। सलीम हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। सलीम, यहाँ ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से 23 आरोपियों को दोष सिद्ध किया गया है। कुल बिकरू कांड में 30 आरोपी बनाए गए थे। ये गैंगस्टर एक्ट का मामला तब चल रहा है, जिसमें 23 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, 23 आरोपी जो है जिन पर दोष सिद्ध हो गए और 7 आरोपियों को जो बिकरू कांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनका मुकदमा चल रहा था न्यायालय 5 में, पंचम में। इसमें 7 आरोपी जो है दोष सिद्ध है, जिन पर अधिकतम 10 साल की सजा, 10 साल की सजा सुनाई गई है और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। खास बात ये कि जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं अमर भदौरिया, उनका कहना, वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलीम, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में भाकियू टिकैत की किसान पंचायत में किसानों का ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। नाराज किसान नेताओं ने मुख्यालय पैदल कूच करने का फैसला लिया। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी किसानों के साथ पैदल कूच किया है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों ने नरेश टिकैत को रास्ते में रोककर समाधान निकालने की कोशिश की। सड़क के बीच बैठकर शुरू हुई किसानों और प्रशासन की बीच बातचीत भी और किसान नेता विकास शर्मा ने अधिकारियों को जमकर भड़काया है। भाई मामले तो सारे है जी, कोई सुनने को यहाँ तैयार है नहीं। किसानों की फसल बर्बाद होगी, उसके मुआवजे की बात है। एक मजाक, भद्दा मजाक करा जा रहा। हरियाणा में भी निर्णय लिया गया, नहीं वहाँ चलेगा, मुझे फरनगर डीएम साहब के वहीं चलेगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल गए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।